नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। ग्रुप डी 2018 के ऊपर और अपनी जो पिछले पेपरों के ऊपर अपन वो डिस्कशन कर रहे थे। तो आज जो अगला पेपर है वो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। तो सीधा सा रटने वाली बात होती है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है कितना, 2.42। ठीक है, रट लेना। और एक बात याद रख लेना, निरपेक्ष अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आपको याद रखना है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इथेनॉल का सूत्र बताओ। देखिए, इथेनॉल की यदि अपन बात करें तो अपन इथेनॉल को क्या बोलते हैं, इथेनॉल को अपन बोलते हैं क्या, एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, जो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, एथेनॉल को क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो यदि अपन बात करें तो एथ का मतलब क्या होता है, एथ का मतलब होता है कार्बन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है, तो सभी के अंदर क्या, इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2 है, इसमें भी कार्बन 2 है, इसमें भी कार्बन 2 है। ठीक है, लेकिन अपने को पता है कि एथेनॉल का मतलब क्या होना चाहिए, एथेनॉल का मतलब होता है एल्कोहल, और एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे OH जुड़ा होना भी क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन अन्य सूत्रों की यदि पर बात करें तो अन्य सूत्रों के अंदर है वो संरचना बिल्कुल सही नहीं बैठती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो अपने को पता है कि पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की। ठीक है, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोशिका भित्ति से और आता है वो आता है कवक से, कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो आपको याद रखना है कि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था वो कौन सा था, तो देख लीजिए। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में F2 वंशागत की पद्धति द्वारा करवाया था। तो यहाँ पर स्पष्ट अपने को पता है कि लिखा हुआ है किताब के अंदर कि मेंडल ने जब F2 पीढ़ी के पौधों का स्व परागण करवाया था तो F2 पीढ़ी है वो प्राप्त हुई थी। ठीक है, F1 पीढ़ी का क्या करवाया था, स्व परागण करवाया था। स्व परागण का मतलब होता है उसी पुष्प के, और जो परागकण है वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिराना, वो क्या कहलाता है, स्व परागण कहलाता है। ठीक है, एक ही पादप के अंदर जो परागण होता है उसको स्व परागण बोलते हैं। परागण क्या होता है, पादपों के अंदर जो जनन प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, और परागकण क्या होता है, परागकण होता है पादप नर जन भाग जो कोशिकाएं जो होती है उनको बोलते हैं परागकण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2500 वाट के अंदर किलोवाट कितने होते हैं। तो अपने को पता है कि वाट को यदि आपको किलोवाट में बदलना है तो उसके अंदर 1000 का भाग दे दो। ठीक है, वाट को यदि किलोवाट में बदलना है तो 1000 का भाग दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 वाट किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टार्ट्रिक अम्ल जो है वो किसका एक घटक होता है। तो अपने को पता है कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए वो किसका उपयोग किया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है किसके अंदर, इमली के अंदर पाया जाता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो अपने को पता है कि नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है जिसकी अपन कह सकते हैं कि उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग है वो क्या किया जाता है, विद्युत तापन में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछा गया था। तो अगला साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो वो अभी अपन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दिए गए एक तापमान पर गति, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है। तो अपने को पता है कि एल्यूमिनियम के अंदर है वो ध्वनि की गति क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, ध्वनि की गति एल्यूमिनियम के अंदर सबसे क्या होती है, अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि द सेरेब्रम इज कंसंस विथ, यानी सेरेब्रम जो सेरेबेलम होता है। ठीक है, सेरेबेलम जो होता है जिसको अपन बोलते हैं शरीर की मोटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शरीर की मोटर बोलते हैं। ठीक है, या शरीर का चालक भी बोलते हैं, जो शरीर का संचालन करता है। ठीक है, सेरेबेलम। तो आपसे पूछा गया है कि सेरेबेलम जो होता है वो किसके साथ समन्वय स्थापित करता है। तो ये कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, यानी जो अपन कह सकते हैं कि जो मांसपेशियों की जो गति होती है उनके साथ समन्वय स्थापित करता है कौन, सेरेबेलम स्थापित करता है। ठीक है, सेरेबेलम को अपन है वो अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो ये तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं स्टैटिक का भी क्वेश्चन है, वैसे साइंस का भी क्वेश्चन है। तो ये कहाँ हुआ था? पोखरण के अंदर हुआ था। ठीक है, पोखरण राजस्थान के अंदर भारत में सबसे पहले वो परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसके अंदर एक है वो सामान्य आंखें होती है, लेकिन जो वास्तव में क्या होती है, काले धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। ठीक है, यानी सामान्य बहुत सामान्य आंखें होती है, काले धब्बे के समान आंख होती है और जो प्रकाश का पता लगाती है तो वो होती है प्लेन एरिया के अंदर। किसके अंदर? प्लेन एरिया के अंदर। और प्लेन एरिया का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर जनन किस प्रकार होता है। तो जनन होता है पुनरुद्भवन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पुनरुद्भवन के द्वारा, यानी शरीर को कई भागों में तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक भाग विकसित होकर क्या कर देता है? प्रत्येक भाग विकसित होकर बना लेता है एक नया जीव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को उसकी 10 गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा। देखिए सबसे पहले गतिज ऊर्जा क्या दे रखी है? 10 से, और फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, यदि अपन बात करें तो अपने को यहाँ पर 1/2 एम कितना दे रखा है? एम दे रखा है 200 ग्राम। 200 ग्राम को अपने को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.2 और ये आ जाएगा v²। ठीक है, अब ये आ गया, इसको यदि कैंसिल किया तो ये आ गया 0.1, तो ये अपने पास आ गया v² बराबर 10/0.1, या v² बराबर कितना आ गया? v² बराबर आ गया अपने पास है 100। ठीक है, और v बराबर कितना आ जाएगा? v बराबर आ जाएगा 10। अब अपने पास v 10 है और m है वो 0.2 है, तो p बराबर m भी होता है। दोनों को मल्टीप्लाएंगे तो p कितना आ जाएगा? 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले से v निकाल देना है, m आपको दिया हुआ है, ग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था बेंजीन के एक अणु में और दोहरे आबंध कितने होते हैं। देखिए बेंजीन इस प्रकार से एक संरचना होती है। ठीक है, 6 कार्बनों की एक संरचना होती है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि बेंजीन के एक अणु के अंदर है वो दोहरे आबंध भी 3 होते हैं और एकल आबंध भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो वस्तु में निहित संवेग क्या होगा। तो संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। ठीक है, संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर mv होता है। यहाँ पर अपने को v m कितना दे रखा है? 10 दे रखा है और v दे रखा है 2, तो P बराबर कितना हो जाएगा? 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, P बराबर क्या होता है? mv होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो कौन सा था? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जिंक को यदि कॉपर सल्फेट के विलयन से अलग कर दिया जाए, क्योंकि जिंक क्या होता है? तो जिंक होता है वो कॉपर की तुलना में क्या होता है? अधिक विक्रियाशील होता है, इसलिए ये जिंक है वो कॉपर सल्फेट को और विलयन से क्या कर देता है? अलग कर देता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से लेकर 36 है, वो किस आवर्त के अंदर है। ठीक है, परमाणु संख्या 19 से लेकर 36 है, तो अपने को पता है कि 19 जो तत्व है वो कौन सा है? पोटेशियम है। ठीक है, परमाणु संख्या 19 वाला तत्व कौन सा है? पोटेशियम है। ठीक है, तो पोटेशियम को अपने को पता है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो ये 1, 2 और 3 और 4, यानी ये कौन से आवर्त के अंदर आ गया? तो ये आ गया चौथे आवर्त के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पानी के और 340 ग्राम विलयन में और 600 ग्राम क्या है? साधारण नमक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत आपको विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो सीधी सी बात आपको क्या करना है? आपको पता है कि 60 क्या है? नमक है, और पूरा विलयन कितना हो जाएगा? 340 और 60 कितना हो गया? 400 हो गया। ठीक है, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100, तो ये हो जाएगा कितना? 60 से 4 से 60 कैंसिल हो जाएंगे कितनी बार? 15%। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। तो के का मतलब होता है 1, के कोष का मतलब क्या होता है? 1, और बोर और बरी के नियम के अनुसार किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन स्थापित किए जा सकते हैं 2n², और ये हो गया 2n²। ठीक है,
तो ये हो जाएगा कितना 2। तो K कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है वो समायोजित किए जा सकते हैं। हड्डियों का एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होता है वो किसको बना होता है तो अपने को पता है कि हड्डियों का हार्ड मैट्रिक्स बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। किसका कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और कैल्शियम फास्फेट जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार वाले अन्य तत्वों के भारों का क्या होगा लगभग औसत होगा। तो ये नियम किसका था तो ये था डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत जो दिया गया था कब 1817 के अंदर। और डोबेराइनर ने कितने त्रिक दिए थे 3 त्रिक दिए थे। ये भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो अभी देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिबल का प्रभाव निर्भर करता है किसके ऊपर क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, क्षेत्रफल के ऊपर क्या करता है निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन था वो कौन सा था देखिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो इस पारी में लगता है लगभग इतने क्वेश्चन थे। ये रहा इक्का सिलिकॉन इज नाउन एज, यानी एका सिलिकॉन है वो किस नाम से जाना जाता है। तो एका सिलिकॉन जाना जाता है किसके नाम से जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक का एल्यूमिनियम है वो गैलियम के नाम से जाना जाता है। एक का एल्यूमिनियम है वो किसके नाम से जाना जाता है गैलियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक का बोरोन है वो स्कैंडियम के नाम से जाना जाता है। ये 3 वो तत्व थे जिनकी मेंडलीफ ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम और क्लोराइड के विलयन के साथ किया जाता है तो क्या होता है। तो इसमें बेरियम सल्फेट बन जाता है। यानी अपने को पता है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके अंदर क्या हो जाएगा आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है वो वैसे साइंस का ही था। देखिए क्या है निम्नलिखित में से विशेषताएं बताई गई है। तो ये सभी तत्व धातु है। ये हाइड्रोजन गैस से बनाने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं और इनकी संयोजकता 1 है। यानी इस प्रकार के जो तत्व होते हैं वो होते हैं एल्केली मेटल, यानी अपन इनको क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं क्षारीय धातु बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा था देखिए। ठीक है, वास्तविक अर्थ में मुक्त रूप से गिरना केवल इसमें होता है। तो अपने को पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं वास्तविक अर्थ में मुक्त रूप से गिरना है वो निर्वात में ही संभव होता है, बाकी किसी भी माध्यम में है वो मुक्त रूप से गिरना संभव नहीं होता है। ठीक है, सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या रहता है हमेशा, तो हमेशा श्रृंखला के अंदर यदि जुड़े रहते हैं, यानी अपन क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं तो धारा का मान क्या होगा समान ही होगा। ठीक है, धारा का मान क्या होगा समान ही होगा। ठीक है, चलिए थायरोक्सिन के लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो अपने को पता है कि थायरोक्सिन है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन जो होता है वो क्या होता है सबसे आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता क्या करते हैं शुद्ध प्रजनन करते हैं, तभी क्या होते हैं मेंडल के जो नियम है वो लागू होते हैं। जॉइंट पर एक हड्डी की सतह को मुलायम कौन बनाता है, तो ये बनाता है कार्टिलेज, और कार्टिलेज को क्या बोलते हैं उपास्थि बोलते हैं, और उपास्थि हड्डी से क्या होती है थोड़ी सी मुलायम होती है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के हेमीहाइड्रेट के किस रूप में जाना जाता है, तो अपने को पता है CaSO4 का हाफ H2O जो होता है उसको हम जानते हैं किसके नाम से प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ के रूप में होता है। तो अपने को पता है कि इसमें विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में एक रेखा प्राप्त होती है सीधी, तो इसको क्या बोलते हैं, रेखिक ग्राफ है जो प्राप्त होता है विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में क्या होता है, क्योंकि अपने को पता है कि विद्युत धारा और विभवांतर क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होती है, ठीक है। तो अपन कहते हैं इनके बीच में जब ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार का जो ग्राफ होता है उसको क्या बोलते हैं, रेखिक ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है, बताइए। तो अपने को पता है आधुनिक आवर्त सारणी का जो वर्गीकरण था उसके अंदर 7 आवर्त है और 18 समूह है, जिनको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो अपने को पता है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम होती है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। चलिए सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो अपने को पता है कि सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा होता है, इनमें से सिलिका होता है, ठीक है। सीमेंट का मुख्य घटक कौन होता है, सिलिका होता है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह के अंदर है। तो अपने को पता है कि लास्ट यदि कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है कि इसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। और शून्य वर्ग वाला तत्व कौन सा वर्ग में होता है, 18वें वर्ग के तत्वों को शून्य वर्ग वाले तत्व कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन तो रेलवे ने खुद ही हटा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, देखिए अगला क्वेश्चन, यौगिक की एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH है। सीधी सी बात है, OH का मतलब हो गया एल्कोहल, और एल्कोहल यदि है तो उसके पीछे जुड़ा हुआ होना चाहिए क्या, ओल जुड़ा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ ओल ब्यूटानोल के पीछे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, एक ये अल्कोहल का कार्यात्मक समूह होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक यौगिक प्रसिद्ध सूत्र CH2O और इसका वाष्प घनत्व 90 होता है और यौगिक का आणविक सूत्र है। देखिए यहाँ पर अपने को घनत्व 90 दे रखा है, आणविक सूत्र पूछा गया है। सीधी सी बात है, CH2O का मतलब क्या है, 1:2:1 के अंदर क्या आना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आना चाहिए वो 1:2:1 के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एकमात्र ग्लूकोज का जो फॉर्मूला आपको दे रखा है कौन सा, C6H12O6, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2:1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका सी जवाब हो जाएगा ग्लूकोज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से स्थानांतरित किया जाता है, तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी। तो सीधी सी बात है, इसकी गतिशील ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 30 इंटू, और अपने को पता है आपसे गतिज ऊर्जा पूछी गई है तो ये हो जाएगा 1/2 mv², ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 से, ये 5 बार कैंसिल हो गया, लगभग कितनी हो जाएगी, 1500 जूल है वो इसकी गतिशील ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। चलिए कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियों की प्रक्रिया के माध्यम से नए विकसित करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं वनस्पति प्रचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी जो जड़ों हैं और उपज से और पत्तियों से जो नए पौधे विकसित करते हैं उसको बोलते हैं वनस्पति प्रचार, ठीक है। चलिए एक विमान के दर्पण में छवि कैसी होती है, तो एक विमान के दर्पण में छवि आभासी और पार्श्वत क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। उसके अंदर छवि कैसी होती है, आभासी होती है और पार्श्वत उल्टा का मतलब क्या होता है, पार्श्वत उल्टा का मतलब होता है दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दाएं दिखाई देता है। या विमान का मतलब वाहन है, ठीक है। यहाँ विमान का मतलब क्या है, वाहन है, और वाहनों में अपने को पता है कौन सा उत्तल दर्पण है वो काम में लिया जाता है। और उत्तल दर्पण के द्वारा छवि कैसी बनती है, आभासी बनती है, छोटी बनती है, ताकि बहुत कम क्षेत्र को है वो बड़ा करके क्या किया जा सके, देखा जा सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो कौन सा था, देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी पारी के अंदर पूछा गया था, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कई बार आ चुका है, P बराबर mv क्या होता है, संवेग होता है। P बराबर mv क्या होता है, संवेग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्त्र को बनाता है, तो होता है सरल स्क्वेश उत्तक, यानी सरल अपन कह सकते हैं। घनाकार जो उत्तक होता है वो क्या होता है, सरल, और जो उत्तक होता है वो क्या होता है, हमारे मुंह की आंतरिक सतह को बनाता है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया था, तो इस पारी के अंदर साइंस के आपके इतने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी एक बार आप वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना है वो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।